नमस्कार। मेरा नाम असीम सक्सेना है और मैं आपसे सोशल मीडिया पे चलने वाले कुछ वीडियोस के बारे में बात करूंगा। सोशल मीडिया आज का एक डिजिटल माध्यम है संवाद करने का। सबको हक है अपने विचारों को रखने का, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अंदर जो गलत लोगों के वीडियोस होते हैं बहुत जल्दी वायरल होते हैं और सरकार उनके ऊपर बड़ा एक्शन बड़ी जल्दी ले लेती है। तो एक ये अच्छा माध्यम है, और माध्यम कोई भी हो तो उसका अगर उपयोग होता है तो दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उसके उपयोग पे ही ध्यान दें। हर प्रकार के पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। किसी को एक चीज़ पसंद आती है, किसी को दूसरी चीज़ पसंद आती है। चीज़ तो वही होती है, जिसने बनाई होती है उसने बड़े सोच समझ के बनाई होती है और बड़ी ईमानदारी और निष्कपटता के साथ बनाता है। जो सच्चाई होती है उसको दिखाया जाता है, लेकिन जब वायरल होता है वो उसके साथ जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े हानिकारक से लगते हैं। बनाने वाले ने किस माध्यम से बनाया है, किस उद्देश्य से बनाया है, कितना पीड़ित होकर बनाया है, इसको तो वही बता सकता है। जिसको दर्द होता है उसी को पता चलता है, और बाद में इस प्रकार की बातें करना मेरे विचार से उचित नहीं है। जिसको दर्द हुआ है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। अब प्रश्न नहीं उठता है कि हम समाज के अंदर दुर्भावना पैदा करने वाले वीडियोस को वायरल होने क्यों देते हैं। तो जाहिर सी बात है, वायरल तो तभी होगा जब उसको देखा जाएगा, यानी देखने वालों की संख्या अगर है, या जिस भी प्रकार से उसको वायरल किया जा रहा है इसका तकनीकी ज्ञान तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो अब हमारा उद्देश्य ये बनता है कि हम इन चीज़ों को खराब ना होने दें। एक उम्र व्यक्ति होने के कारण, एक वृद्ध होने के कारण, जितने भी हम जैसे वृद्ध हैं उन सबकी एक ड्यूटी बन जाती है कि उम्र के इस पड़ाव में आके हम सबको थोड़ा सा शांत रहने की एक इच्छा उत्पन्न होती है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था जग जाती है। हमारे पास थोड़ा सा समय भी होता है, क्योंकि दफ्तर के अंदर फिर थोड़ा सा एक अच्छा पद हो जाता है तो उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। और जो एक आपकी जनता होती है उनके साथ भी आप इस प्रकार का प्रोग्राम रखते हैं कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, तो एक तराजू आपके हाथ में होता है और हम खुद ही तौल लेते हैं कि जो गलतियां हमारे साथ हुई हैं, जो पक्षपात हमारे साथ हुआ है, वो दूसरे के साथ ना हो। अब स्थिति आती है युवा और बुजुर्ग की। थोड़ा सा एक यहाँ पे पीढ़ियों का गैप भी आ जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। एक राजा था, उसने अपने राज्य के अंदर ये मुनादी कर दी थी कि कोई भी पढ़ा लिखा लड़का नौकरी के लिए दूसरे राज्य में या दूसरे देश में नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ा गया तो वो दंड का भागीदार होगा, उसको देशद्रोही माना जाएगा, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा और उसको मौत की सजा दी जाएगी। एक लड़का अपने डिग्रीज के साथ जा रहा था, पकड़ा गया और दूसरे दिन सैनिकों ने दरबार में पेश कर दिया। दरबार में राजा साहब बैठे हुए थे, वजीर बैठे हुए थे, मंत्री बैठे हुए थे। मुकदमा सुनाया गया। उस लड़के से पूछा गया कि तुमको पता है कि तुमने राष्ट्रद्रोह का काम किया है, तुम अपनी डिग्रियां लेके बाहर जा रहे थे। बोला जी हाँ मेरे को पता है। बोला तुमको पता है इसकी सज़ा मौत की है। बोला जी हाँ मेरे को पता है। अब मैं आत्महत्या तो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था, आप मुझको मार दें। ये मुकदमा अपने आप में कुछ अजीब सा था। सबने पूछा भाई तुम मरना क्यों चाहते हो। बोला उसके कारण है और उसका दोष भी आप ही को पड़ जाता है। तो राजा के जो मंत्रियों थे उन्होंने पूछा कि भाई हमारे ऊपर दोष कैसे जाता है, हमने क्या कर दिया। बोले जी हम आप ही के विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य के स्नातक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मैं आपके राज्य का ज्योतिषाचार्य मंत्री बनने के लायक हूँ। लेकिन आपके राज्य में जब तक ये बुज़ुर्ग जो 80 साल के हैं जीवित हैं, मेरी तो व्यवस्था नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूं। मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर अच्छा खासा खर्च किया है, उनकी मेरे से बड़ी अपेक्षाएं हैं कि मैं उनके लिए एक अच्छा जीवन जीऊँगा, उनके अच्छा ध्यान रखूँगा। लेकिन मैं तो कोई नौकरी कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि छोटी मोटी नौकरी के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई तो की है मैंने बड़ी नौकरी के लिए, और बड़ी नौकरी है ज्योतिषाचार मंत्रालय।
तो मैं क्या करूं, मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं आत्महत्या तो करूंगा नहीं, तो मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि मैं इस प्रकार प्रोग्राम करूं, आप मुझको सजा दें और दंड दें, मुझको मार दीजिए। अब ये मुकदमा अपने आप में थोड़ा सा अजीब मुकदमा था। जो राजा के मंत्री थे वो राजा के पिताजी के टाइम पे थे। राजा जी उनको ज्योतिषाचार्य मंत्री को चाचा जी बोलते थे। तो मंत्री जी ने सोचा कि आज राजा जो है मेरी वजह से असमंजस की स्थिति में फंस गया है। तो उन्होंने भी खखार के कहा, महाराज मैंने भी अपनी अवस्था का ध्यान नहीं दिया, मेरी भी स्थिति अब थोड़ी सी दयनीय सी है, मैं थोड़ा सा बीमार रहता हूँ, तो मेरे को अवकाश दिया जाए। तो अब ये भी कोई व्यवस्था नहीं है, हर दिन एक नया लड़का आगे खड़ा हो जाएगा और पुराने आदमी को निकाल दिया जाएगा। किसी भी कंपनी के अंदर ऊंचे पदों पे एक उम्र वाला व्यक्ति ही बैठता है, बुजुर्ग ही बैठता है, उसी को हेड की पदवी दी जाती है क्योंकि थोड़ा सा अनुभवी होता है, समझदार सा होता है। ऐसा नहीं है कि जो नए बच्चे हैं वो समझदार नहीं होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव नहीं होता है। अनुभव, योग्यता और जोश, इन तीनों का जब सामंजस्य होता है तो काम बहुत अच्छा होता है। बुजुर्ग के पास अनुभव है और जो युवा वर्ग है उसके पास जोश और तकनीकी शिक्षा बुजुर्ग से ज़्यादा है, लेकिन अनुभव बुजुर्ग के पास है। बुजुर्ग ये बता सकता है कि भाई इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये दिक्कतें आएंगी, और युवा जो है उन दिक्कतों का समाधान निकाल लेगा, काम आसान हो जाएगा। बुजुर्ग ने जो भी शिक्षा ग्रहण की है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, और युवा जब अनुभव लेना शुरू करेगा तो उसको भी 40 साल लग जाएंगे। इसलिए युवा और वृद्ध व्यक्ति का एक साथ रखा गया है सामंजस्य, कि वृद्ध व्यक्ति के 40 साल के अनुभव के बाद जो युवा है वो 40 साल से आगे स्टार्ट करे, और उसके पास जब अनुभव होगा तो वो 80 साल का अनुभव हो जाएगा, 40 वृद्ध का और 40 खुद का उसका। जब वो अपना चार्ज किसी नए युवा को हैंडओवर करेगा तो उसके पास 120 साल का अनुभव आएगा। तो ये एक तरीके हैं जो अनुभव को आगे बढ़ाता है, और अनुभव जो है वो ज्ञान होता है एक प्रकार का। तो अब राजा अगर अपने विद्वानों को निकालना शुरू कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, ये कोई तरीका तो नहीं है। तो किसी ने सलाह दी कि महाराज एक काम करते हैं, इनका कंपटीशन करवा देते हैं, जो कंपटीशन में जीतेगा उसके साथ तब फैसला करते हैं तो क्या होता है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो बुजुर्ग ने कहा कि पहला मौका इसी बच्चे को दिया जाए। लड़के ने अपना कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि जी 2 घंटे के बाद मौसम ख़राब हो जाएगा, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आएगा, बादल काले हो जाएंगे, इतना अंधेरा हो जाएगा कि पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले जाएंगे, जानवर अपने कमरों में चले जाएंगे, अपने दड़बों में चले जाएंगे, अपने इलाकों में चले जाएंगे, सब सन्नाटा हो जाएगा, और बहुत तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, और महल के दरवाजे पे एक 10 फीट की मछली गिरेगी सफ़ेद रंग की, और आधे घंटे के बाद मौसम साफ़ हो जाएगा और सब कुछ ठीक नॉर्मल हो जाएगा, धूप निकल आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूछा गया बस ठीक है तुम्हारा हो गया? हाँ जी हो गया, लॉक कर दीजिए। फिर बुजुर्ग से पूछा गया, बुजुर्ग ने भी सब कुछ सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। बस फ़र्क इतना था कि मछली जो 10 फीट की ही थी, लेकिन महल के दरवाजे से 10 फीट की दूरी पे थी और काले रंग की थी। तो इस पूरी कहानी का जो फ़र्क था वो यही था कि बच्चे की जो मछली थी सफ़ेद रंग की थी, महल के दरवाजे पे थी, और जो बुजुर्ग की मछली थी वो काले रंग की थी और 10 फीट की दूरी पे थी। 2 घंटे के बाद वैसे ही सब कुछ हुआ। आधे घंटे के बाद मौसम साफ़ हो गया, धूप निकल आई, और धूप निकलने के बाद जब दरवाज़ा खोल के देखा गया राजा साहब के सामने, तो मछली काले रंग की थी और 10 फीट की दूरी पे थी। बुजुर्ग जीत गए, बच्चा हार गया। बच्चे ने तुरंत बोला कि जी मेरे से भूल हुई है, मैंने जो भी अपशब्दों का प्रयोग किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। राजा साहब जो दंड देना चाहें मुझको दे सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, लड़का अनुभवी है, पढ़ा लिखा है, होशियार है, इसको माफ़ कर दिया जाए और इसको मेरा असिस्टेंट बना दिया जाए, ताकि मैं अपना राज्यभार इसको सौंप सकूँ और राज्य को एक उचित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य मंत्री दे सकूँ। हो गया, एक्सेप्ट हो गया, माफ़ हो गया, क्लियर हो गया। अब बच्चा बड़ा परेशान, वो बार बार कैलकुलेशन करे, उसकी कैलकुलेशन में हमेशा सफ़ेद मछली आए
और दरवाजे पे आए परेशान। रात में 11-12 बजे अंधेरे में दबते कदमों से वो ज्योतिषाचार मंत्री के घर पहुंचा। ज्योतिषाचार मंत्री बाहर ही वेट कर रहे थे बरामदे में। बोले, भाई तुमने बड़ी देर लगा दी, मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे को पता है तुम परेशान हो, तुम आओ। बोला, महाराज मैं बहुत क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके साथ बड़े बदतमीजी की। बोले, अरे भाई ये बदतमीजी वाला जो माफ़ीनामा है ये बाद में कर लेना, मुझको पता है तुम भूखे हो। अपने नौकर से कहा कि भाई इसके हाथ पैर धुलाओ, उसको खाना खिलाओ। फिर भी शर्मिंदगी करता रहा। बोले, भाई तुम पहले खाना खाओ, फिर तुम्हारी मैं सारी बातों का जवाब दे दूंगा। खाना ना खाने के बाद उसने पूछा बच्चे ने कि महाराज मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मछली सफ़ेद से काली कैसे हो गई, और जो दरवाजे पे गिरी थी मछली 10 फीट दूर कैसे पहुंच गई। मैंने आपसे बात करने के बाद पता नहीं कितनी बार कैलकुलेशन की, हर बार मेरी कैलकुलेशन वही आई। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मछली सफ़ेद रंग की ही गिरी थी, दरवाजे पर ही गिरी थी, लेकिन तुम देखने कब गए। बोला, जी आधे घंटे के बाद। तो बोलो, आधे घंटे की कैलकुलेशन कहाँ गई भाई, जब इतनी बारिश हुई, पानी बरसा तो कीचड़ हो गई। मछली की फितरत होती है, वो थोड़ा सा तड़पती है, हरकत करती है, वो हिली डुली, उसमें मट्टी चिपट गई। मट्टी चिपट गई और जब धूप निकली सूख गई तो वो काली हो गई। मछली तो सफ़ेद ही गिरी थी। बोले, जी 10 फीट दूर। बोले, जी राजा जी का जो रथ है वो 8 फीट का है, 2 सिपाही अगल बगल दौड़ते हैं, 1-1 फीट का रास्ता वो बना हुआ है, 10 फीट का रास्ता है, और 10 फीट के बाद ईंट की बाड़ लगी हुई है। तो मछली उस बाढ़ से ज़्यादा दूर जा नहीं सकती थी। अगर बाढ़ ना होती तो मछली कितनी दूर जाती इसका पता ही नहीं चलता। तो बात है कि जितनी अनुभव की गहराई बढ़ती जाती है, मछली उतनी काली होती जाती है, और मछली जितनी काली होती जाती है, व्यक्ति उतना ही अनुभवी होता जाता है। अब सफ़ेद मछली वाला अगर काली मछली के साथ द्वंद्व करेगा तो अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव को क्यों शेयर करेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा युवा को। तो युवा को चाहिए कि वो अपने गुरु को गुरु मान के उससे तकनीकी शिक्षा हासिल करे, सीखे, उसका अपमान ना करे, उसका सम्मान करे। जो गुण हैं, रावण के पास भी गुण थे, राम को पता था, लक्ष्मण को भेजा था। तो गुणों का कद्र होनी चाहिए, गुणों का सम्मान होना चाहिए, और यही एक राष्ट्र की व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है। सीनियर्स के अंडर में जूनियर्स आते हैं। जो डॉक्टर्स पास कर लेते हैं उनको भी किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ता है, वकील को भी सीनियर वकील के अंडर में काम करना पड़ता है। ये व्यवस्था है। जो सीए कर लेते हैं उनको भी किसी न किसी सीनियर सीए के अंडर में काम करना पड़ता है। सबकी एक व्यवस्था है, क्योंकि उसके बाद ही वो सीखेगा। अगर नया नया आदमी एकदम से दुकान खोल के बैठ जाए, ज़ाहिर सी बात है गलतियाँ करेगा, नुकसान अपना भी करेगा, पब्लिक का भी करेगा, बदनामी भी आएगी। तो बेहतर यही होगा कि अपने गुणों को बढ़ाया जाए, अनुभवों को बढ़ाया जाए। तकनीकी ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान यूनिवर्सिटी तक ठीक है, उसके बाद जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो किसी अनुभवी के साथ ही बैठ के मिलता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है सामंजस्य। इसीलिए कंपनियों में उच्च पदों पे बुज़ुर्ग ही मिलते हैं। सीनियर कैबिनेट लेवल पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, या जो सीनियर कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सब 55-60 साल के ही होते हैं, क्योंकि तब तक वो पक चुके होते हैं। उनके बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, वो अनुभव की मछली होती है, और वो सब इतने पके हुए होते हैं कि दूरदृष्टि होती है। अगर आज की हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो हम खुद ये देख सकते हैं कि एक पार्टी के अंदर ही बुज़ुर्ग हैं, बाकी सारी पार्टियों में युवा हैं। युवा जोश से भरा होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर जाता है, बाद में फिर वो सोशल मीडिया पे मजाक का पात्र बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अनुभवी नहीं है, जितना अनुभव है उतने हिसाब से वो सुधरता जाता है। लेकिन बराबरी में तो फिर वो थोड़ा सा कम होते हैं ना, उनकी तो उम्र कम है, अभी 40 साल के हैं। अब 70 साल 80 साल के व्यक्ति ने तो दुनिया ज़्यादा देख रखी है, उनके पास अकल भी ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है। अकल तो तकनीकी ज्ञान तो इनके पास ज़्यादा है, लेकिन अनुभव उनके पास ज़्यादा है। तो जिसके पास अनुभव ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है वो आधे घंटे की कैलकुलेशन उसी के पास होती है, फिर राजा के नज़दीक भी वही रहता है। हाँ, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर काम करेगा, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति कुछ कहता है, अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति को बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया। राष्ट्रपति भी खुद बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने भी झुक के आशीर्वाद का सम्मान किया। तो आशीर्वाद का सम्मान करना चाहिए, और इसी के साथ हमने आपस में एक दूसरे का और बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो युवा का सम्मान करे, युवा की शिक्षा का सम्मान करे। अब पक्षपात करना तो उचित नहीं होता है, इसलिए हम सब ने एक साथ रहना है। और जहाँ तक सोशल मीडिया के ऊपर
इस प्रकार के वायरल वीडियोस की बात होती है तो बुज़ुर्ग का या अनुभवी का यही फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी बातों में ज़्यादा तूल ना दे। ज़्यादा तूल देना उचित नहीं होता है। और जैसा कि ईश्वर की एक इच्छा है, सबको ईश्वर ने काम दिए होते हैं और उस काम के हिसाब से वो ट्रेनिंग दे दे के सबको अपने साथ लगा लेते हैं काम पे। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ईश्वर की सृष्टि को ख़राब ना होने दें, अच्छा रखें, संभाल के रखें। और इसके बाद जो भी मैं बात करूँगा उसके लिए एक अलग पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। ये काफ़ी लंबा हो गया, आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ाहिर-सी बात है, सबको ये वीडियो पसंद नहीं आएगा। जिसको पसंद आए वो कृपया लाइक कर दें और जिसको पसंद नहीं आए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपकी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पाया, ये मेरी कमी रह गई कहीं न कहीं पे। मैं आगे से आपका ध्यान रखूँगा। ध्यान रखें। धन्यवाद।